हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सोशल साइंस की अपनी आज की वीडियो में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की यानी कि इकोनॉमिक्स की। जानेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसके पिता कौन हैं, अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है, कितने क्षेत्र होते हैं इसके, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र कहते किसे हैं। अर्थशास्त्र संस्कृत शब्दों अर्थ और शास्त्र से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। ठीक है, अगर अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का अर्थ होता है यहाँ पर धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। ठीक है, यानी कि रुपए का अध्ययन करना। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर सिंपल सी डेफिनेशन लिखने को आ जाए कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये लिखना है कि अर्थशास्त्र संस्कृत शब्दों अर्थ प्लस शास्त्र से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उसके वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें आप देखते हैं अपनी इकोनॉमी में, जो भी चीज़ उत्पादित की जाती है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, चाहे वो खाने पीने वाली कोई भी वस्तु हो, चाहे लगाने वाली भी कोई भी वस्तु हो। ठीक है, तो वस्तु एवं सेवाएं, सेवाओं में आपका बैंकिंग आ जाएगा। ठीक है, और हॉस्पिटलिटी, मतलब कई सारी आ जाती हैं सेवाओं में। ठीक है, उनके वितरण करना, कैसे उसका वितरण किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, कैसे उसका विनिमय किया जाएगा, एक दूसरे से खरीदना बेचना, ये सारी चीज़ें, और कैसे उसका उपभोग किया जाएगा। इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम किस में करते हैं? अर्थशास्त्र में करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक्स में करते हैं। क्वेश्चन एक नंबर में बनता है कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखना अर्थशास्त्र के जो पिता है वो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था, सन 1776 में एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है, में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। इनकी पुस्तक कई बार पूछी जाती है बड़े बड़े एग्जाम्स में कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो शॉर्ट्स में लिखा होगा वेल्थ ऑफ नेशन। किसकी पुस्तक है? तो एडम स्मिथ की है। और इसका पूरा नाम क्या है पुस्तक का? तो इसका पूरा नाम है इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, ये पूरी जो बुक है उसका पूरा नाम है। ठीक है, एडम स्मिथ ने लिखी थी। कब लिखी थी? तो 1776 में ही लिखी थी। अब हम जान लेते हैं कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार हैं। ठीक है, कितने प्रकार से बांटा गया अर्थशास्त्र को। तो अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे हम लोग इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अब सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र को, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को। देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अगर हम सही से देखें तो माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति वो कैसे चीज़ों को खरीदता है, कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे उसका उपभोग करता है, हम उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, उस चीज़ का हम अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति अगर कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसका क्या इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ बेच रहा है तो उसका क्या इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा, उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं, जिसमें एक व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का क्या फ़र्क पड़ रहा है। जबकि मैक्रो में क्या होता है, हम पूरी इकोनॉमी को एक लेकर चलते हैं कि अगर पूरे जितने भी इकोनॉमी में व्यक्ति हैं वो सारे के सारे सेविंग करना शुरू कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा अर्थ इकोनॉमी में, या सारे के सारे खर्च करना शुरू करते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा इकोनॉमी में। ये सारी चीज़ें हम उसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि हम एक व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है कि हम सभी लोगों का अध्ययन कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, तो जान लेते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थात सूक्ष्म अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्ति एवं उनके छोटे समूह या एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, किसी एक व्यक्ति का अध्ययन करेंगे, या कोई छोटे समूह का अध्ययन करेंगे, या फर्म के किसी एक फर्म के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। इसमें व्यक्ति या एक फर्म के उन आर्थिक निर्णयों को समझने का प्रयास करते हैं जो वह किसी एक आर्थिक गतिविधि को संपन्न करने से पहले लेता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति या किसी एक फर्म या किसी छोटे समूह का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, वो क्या डिसीजन लेता है, उसका उसका इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब हम बात कर लेते हैं समष्टि अर्थशास्त्र की। समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो बड़े समूह पर विचार करती है या जिसमें समग्र अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय उपभोग आदि। ठीक है, तो समष्टि में क्या है, मैंने आपको बताया कि सभी लोगों को एक साथ लेते हैं। इसमें किसी एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं किया जा रहा, किसी बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, जिसमें लिखा है कि बड़े समूह पर विचार करते हैं, उसे हम लोग समग्र अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें हम लोग क्या है कि या तो बहुत बड़ी फर्म होगी उसका हम अध्ययन कर रहे होंगे,
ये बहुत सारे व्यक्ति होंगे, उनका एक साथ अध्ययन कर रहे होंगे कि वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, ठीक है? वो डिसीज़न ले रहे हैं, उसका इकोनॉमी में क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें। जैसे आपने राष्ट्रीय आय निकाला होगा, राष्ट्रीय आय में क्या होता है, किसी एक व्यक्ति की तो हम आय नहीं निकाल रहे हैं इसमें। राष्ट्रीय आय में होता है कि हम सभी व्यक्तियों की आय निकालते हैं, ठीक है? कि जो इकोनॉमी में रह रहे हैं लोग, उनकी राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है? राष्ट्रीय उत्पादन की बात करते हैं कि अपने जो देश में उत्पादन कैसा हो रहा है, उसका हम अध्ययन करते हैं, उपभोग कैसे हो रहा है, इसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम सभी को लेकर चलते हैं, पूरे देश को लेकर चलते हैं। ठीक है, तो ये आता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र में। अब क्वेश्चन 1 नंबर में ऐसे बन सकता है कि राष्ट्रीय आय किसका विषय है? ठीक है, या राष्ट्रीय उत्पादन किसका विषय है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का या समष्टि अर्थशास्त्र का? तो देखिए राष्ट्रीय लगा है तो इसका मतलब है कि सभी लोगों को लेकर चल रहे हैं, तो ये आपका समष्टि अर्थशास्त्र का विषय हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के महत्व की, कि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, हम क्यों पढ़ते हैं इसे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले निर्णय लेने में सहायक होता है, क्योंकि क्या है कि इसमें हम अध्ययन करते हैं, छोटे-छोटे लोगों का अध्ययन करते हैं, उनकी राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं, ठीक है? राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी वगैरह, एनएनपी वगैरह इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो उस गवर्नमेंट को भी थोड़ा-सा आइडिया रहता है कि कहाँ पे राष्ट्रीय आय कितनी है, कितनी बढ़ानी है, कैसे क्या करना है, तो वो डिसीज़न लेने में बहुत सहायता मिलती है। दूसरा कि कार्यों के उत्तम परिवेश का निर्माण, कार्यों में उत्पादों एवं सेवाएँ आ जाती हैं, कि बड़ी-बड़ी जो कंपनियाँ होती हैं वो कई सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है? कई सारी सर्विसेज़ देती हैं, तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि कैसे क्या करना है, जब उन्हें पता होता है कि राष्ट्रीय आय क्या है लोगों की, ठीक है? किस चीज़ की डिमांड है इस समय इकोनॉमी में, तो उसके हिसाब से वो क्या करती हैं अपनी सेवाओं को अच्छा करती हैं, अपने उत्पादों को बेहतर बनाती हैं, ठीक है? तो उसके लिए वो उत्तम परिवेश का निर्माण होता है, ठीक है? तो ये अर्थशास्त्र का महत्व है। तीसरा कि उपलब्ध पूँजी का आवंटन करने में, ठीक है? जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, गवर्नमेंट होती है, उन्हें आइडिया रहता है, ठीक है? कि इकोनॉमी में क्या हालत चल रही है, इकोनॉमी की कैसी हालत है, उस हिसाब से वो क्या करते हैं, उनके पास जितनी भी पूँजी है, उसका कैसे सही से इस्तेमाल किया जा सकता है, किन कार्यों में किया जा सकता है, उसका वो आवंटन करते हैं कि किस चीज़ में कितना रुपए देना है। फिर है कि संबंधों का निर्माण करना, गवर्नमेंट और जो कंपनियाँ होती हैं, उनके बीच में संबंध, लोगों के बीच में संबंध, जो रिलेशन वगैरह होते हैं, उनके निर्माण करने में भी हेल्पफुल रहता है। फिर है कि सामंजस्य बनाना, कई सारी चीज़ों के बीच में सामंजस्य बनाना, ठीक है? कि अगर डिमांड है किसी भी चीज़ की, ठीक है? माँग है किसी भी चीज़ की, तो उसके लिए एक ऐसी सप्लाई होनी चाहिए ताकि चीज़ों के रेट ना बढ़ें, चीज़ों के रेट ना घटें, ठीक है? तो इन चीज़ों का क्या होता है, सामंजस्य बनाने के लिए भी हमें अर्थशास्त्र की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है? अगर आप कॉमर्स से होंगे तो आपको इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से आइडिया होगा, ठीक है? अब कुछ नोट करने वाली चीज़ें हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। तो इसमें पहली चीज़ बताई गई कि अमर्त्य सेन द्वारा लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया। सन 1998 में इन्हें नोबेल पुरस्कार व 1999 में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। ठीक है, अमर्त्य सेन जो थे, ठीक है, इन्हें क्या दिया गया था? ये एक अर्थशास्त्री थे अमर्त्य सेन, और इन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा दी थी, उसका प्रतिपादन किया था। इसके लिए इन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जबकि 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया था। ठीक है। दूसरा है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें राज व्यवस्था और राजनीति पर विचार किया गया। ठीक है, आपको पता कई बार ये क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? तो अर्थशास्त्र जो पुस्तक थी कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, जिन्हें हम विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चाणक्य भी इन्हें हम कहते हैं। तो ये पुस्तक अर्थशास्त्र लिखी गई थी चाणक्य के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं थी। ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं थी। ये जो थी वो राजनीति के ऊपर थी। ठीक है, राजनीति शास्त्र के ऊपर थी। उन्होंने राजनीति की बातें लिखी थी इस अर्थशास्त्र पुस्तक में, ये चीज़ याद रखना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण व खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित चित्र है। ठीक है, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, इकोनॉमी में क्या होता है? तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं खपत की क्या होती है? एक सामाजिक व्यवस्था होती है। उत्पादन मतलब जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं देश में, ठीक है, जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, जो भी सेवाएँ हम दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा वितरण करना, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, किस माध्यम से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चीज़ों को, ठीक है, और उसकी कितनी खपत है, कैसी खपत है। तो इसका क्या एक सामाजिक व्यवस्था है, इनसे हमें ये आइडिया मिल जाता है। और क्या कि ये किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र का गतित क्षेत्र है। ठीक है, तो ये क्या है कि किसी भी देश में या किसी भी विशेष क्षेत्र में हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र का एक गतित क्षेत्र होता है। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लेते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कि कौन कौन से सेक्टर हैं इकोनॉमी के, अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं? तो 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र, फिर द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 3 स्टार भी लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, अर्थव्यवस्था के वह क्षेत्र होता है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है, तथा जहाँ से प्राकृतिक संसाधनों को एक उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। यानी कि अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें, प्राइमरी सेक्टर की बात करें, तो ये वो वाला क्षेत्र होता है जिसमें क्या है कि जो पूरी तरीके से पर्यावरण पे डिपेंड है। इसमें जो भी चीज़ें होंगी वो पर्यावरण से किसी न किसी माध्यम से वो जुड़ी होंगी। ठीक है?
तो वही बताया गया कि ये क्या है कि प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होता है तथा जहाँ से प्राकृतिक संसाधनों को एक उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों को एक उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे कि कृषि है, पशुपालन है, मछली पालन, ये क्या है, एक तरीके से प्राकृतिक रूप से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे कृषि हम कर रहे हैं तो ये सब प्राकृतिक है, पशुपालन कर रहे हैं, ये क्या है, प्राकृतिक है। ठीक है, मछली पालन है, ये क्या, प्राकृतिक है। तो ये सारी चीज़ें जो प्राथमिक क्षेत्र में होती हैं वो सारी प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर डिपेंड होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। दूसरा जो क्षेत्र आता है आपका, वो क्षेत्र आता है आपका द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर की अगर हम बात करें तो यह अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को एक नए उत्पाद के रूप में तैयार करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि प्राथमिक क्षेत्र से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं उसी को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसी दूसरे उत्पाद में। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र का काम ये होता है, जैसे इंडस्ट्री वगैरह जो भी होती है वो सारी द्वितीयक क्षेत्र में आती है। ये क्या करती हैं कि हमने एलोवेरा लिया, एलोवेरा से जेल बना दिया, ठीक है, फेस वॉश वगैरह बना दिया एलोवेरा से, तो एलोवेरा क्या है कि वो प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इंडस्ट्री के माध्यम से उसे एलोवेरा जेल बना दे रहे हैं, फेस वॉश वगैरह बना दे रहे हैं, ठीक है, कोई साबुन वगैरह बना दे रहे हैं, तो ये क्या द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा। तो वही बताएगा कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को नए उत्पाद के रूप में तैयार करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में विनिर्माण कार्य होने के कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि विनिर्माण क्षेत्र में आता है, इसलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें वस्त्र उद्योग आ जाएगा, क्योंकि कपास किस में आएगा, तो वो आएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र में। जबकि हम कपास से वस्त्र बना दे रहे हैं तो वो किस में आ रहा है, द्वितीयक क्षेत्र में आ रहा है। इस्पात उद्योग आ जाएगा, इसमें लौह उद्योग आ जाएगा। ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये हम करते हैं इंडस्ट्री के माध्यम से, और इंडस्ट्रीज वगैरह जितनी भी होती हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्लियर हो गया कि पूरी तरीके से पर्यावरण पर डिपेंड है, उसमें कपास आ जाएगा, कृषि आ जाएगा, ठीक है, पशुपालन आ जाएगा, मत्स्य पालन आ जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, प्राथमिक क्षेत्रों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उसे हम लोग किसी ना किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं और वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाता है। जैसे कपास के माध्यम से हम क्या करते हैं, वस्त्र उद्योग चल रहा है, ठीक है, इस्पात उद्योग चल रहा है, लौह उद्योग चल रहा है, तो ये किसके माध्यम से चल रहा है, ये प्राथमिक उद्योग की डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये द्वितीय क्षेत्र हो गया, आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया। फिर आता आपका तृतीय क्षेत्र यानी कि टर्सरी सेक्टर। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में सेवाओं को प्रदान करता है, तृतीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो तृतीय क्षेत्र जो होता है इसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं और इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। जितनी भी सेवाएं, किसी भी तरीके की वो सेवा हो, वो किस में आती है, वो तृतीय क्षेत्र में आती है। जैसे मोबाइल वगैरह आप यूज़ कर रहे हैं तो ये सर्विसेज है, ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जैसे एयरटेल होगी, जियो होगी, तो ये सर्विस सेक्टर में आ जाएगा। बैंकिंग की जो सुविधाएं दी जा रही है वो किस में आ जाएंगी, वो सर्विस सेक्टर में आ जाएंगी, वो एक तरीके से सर्विस दी जा रही है। अस्पताल वगैरह जो भी खुले होते हैं वो जो सर्विसेज देते हैं वो किस में आ जाएगा, वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो भैया कि इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें बैंकिंग, शिक्षा, बीमा आदि की जो भी सेवाएं होती है वो सारी इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो पहले के टाइम में अगर हम बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा अगर जो ग्रोथ कर रहा था या सबसे ज़्यादा जिस पर हम डिपेंड थे वो था प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, कृषि पर सबसे ज़्यादा हम लोग डिपेंड थे, लगभग 70 से 80% जो जनसंख्या थी वो कृषि पर डिपेंड थी। लेकिन आज के टाइम में तृतीय क्षेत्र जो है वो सबसे आगे निकल गया। सबसे ज़्यादा अगर इंडिया की ग्रोथ हो रही थी वो सर्विस सेक्टर की वजह से हो रही है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम किसे कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय के बारे में जान लेते हैं। 2019 में इसके बारे में पूछा गया, एक वित्तीय वर्ष की अवधि में किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब राष्ट्रीय आय के बारे में अगर लिखने को है आपको यही चीज़ लिखनी है कि एक वित्तीय वर्ष में, जैसे वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है आपका अप्रैल से, ठीक है, 31 मार्च को एंड हो जाता है और 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष की अवधि में एक देश में, किसी भी देश में, जैसे इंडिया की बात हो रही, उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अंतिम वस्तु से मतलब ये रहता है कि जो लास्ट फिनिश प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो बन चुका है पूरी तरीके से, जैसे क्या कि रॉ मटेरियल वगैरह जो होते हैं उन्हें हम इसमें काउंट नहीं करते। जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, जब पूरी तरीके से प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं अंतिम वस्तु। जैसे क्या कि आपके पास कपड़ा आ गया, ठीक है, कपास को हम इसमें नहीं जोड़ेंगे कि कपास का उत्पादन हो रहा है वो हम इसमें जोड़े नहीं। कपास से हमने जो वस्तु बना दी है, जो वस्त्र हमने बना दिए, वो क्या कहलाएगा, वो अंतिम वस्तु कहलाएगी। ठीक है, यह अंतिम सेवा कहलाएगी। तो वही चीज़ है कि एक वित्तीय वर्ष की अवधि में एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, ठीक है, उसकी कितनी वैल्यू है, कितना मौद्रिक मूल्य है उसका, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा देख लेते हैं। 2016 में अवधारणा के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले इसमें आता है सकल घरेलू उत्पाद, जैसे आपने जीडीपी बहुत सुना होगा कि इस समय जीडीपी इतना है, इस समय इतना बढ़ेगा, 2017 में इतना था, 2025 में इतना होगा। तो ये चीज़ आती है सकल घरेलू उत्पाद में। तो अब हम जान लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, जीडीपी क्या है। बहुत सुना होगा आपने इसके बारे में कि 2020 में जीडीपी इतना था, 2025 में इतनी होने की आशंका है। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये चीज़ें बहुत सुनते हैं। तो 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे हम जान लेते हैं। एक वित्तीय वर्ष के दौरान
घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। ठीक है, वित्तीय वर्ष तो आपने जान ही लिया, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ये एंड हो जाता है। तो एक वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में, मतलब कि भारत की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। जैसे ब्रिटेन की अलग होती है, चीन की अलग है अर्थव्यवस्था, तो हम इसमें सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था की बात करेंगे कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य जीडीपी कहलाता है। हम जितनी भी वस्तुएं उत्पादित कर रहे हैं, जितनी भी सेवाएं हम दे रहे हैं, उसका जो अंतिम मूल्य होता है वो क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। और ये क्या, किसी भी देश की बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें उत्पादित की जाती हैं, ठीक है, उसी के अंतिम मूल्य की हम बात करें, उसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी में होने वाला वार्षिक परिवर्तन ही देश की आर्थिक वृद्धि दिखाता है। ठीक है, जीडीपी में होने वाला जो वार्षिक परसेंटेज परिवर्तन होता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज में चेंजमेंट होता है, तो जो परसेंटेज परिवर्तन होता है वही क्या है, देश की आर्थिक वृद्धि दिखाता है। कि अगर मान लीजिए जीडीपी का जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक वृद्धि जो है हमारे देश की बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा आता है आपका एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसे इंग्लिश में एनडीपी भी कहते हैं। इसे हम लोग नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इसकी फुल फॉर्म है। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक नंबर में अगर लिखने को आता है जीडीपी की फुल फॉर्म, तो सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में से कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे ही शुद्ध घरेलू उत्पाद को एनडीपी कहते हैं शॉर्ट में, और इंग्लिश में से कहते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी से जीडीपी में से मूल्य ह्रास को हटाने के बाद जो उत्पाद बचता है उसे हम कहते हैं, मतलब कि डेप्रिसिएशन आपने सुना होगा। ठीक है, हर साल क्या होता है कि कुछ ना कुछ जो वस्तु की वैल्यू होती है वो घट जाती है। जैसे आपने क्या, ये कार खरीदी, तो आज वो 10 लाख की थी, तो अगले साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लगभग कुछ रुपए हो जो होता है उसमें घट जाता है। जैसे 8 लाख की बची, फिर अगर 3-4 साल हो गए तो उसकी वैल्यू और घट जाएगी, लगभग 5 साल की बिकेगी, मतलब 5 लाख की बिकेगी वो। तो ऐसा होता है, ये कहलाता है आपका डेप्रिशिएशन या ह्रास। ठीक है, इसे मूल्य ह्रास भी कहते हैं। तो वही बताया गया कि जब जीडीपी में से हम लोग क्या करते हैं, मूल्य ह्रास को हटा देते हैं, तो वो क्या मिलता है हमें, शुद्ध घरेलू उत्पाद मिलता है, यानी कि नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलता है। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी से तात्पर्य जीडीपी में से मूल्य ह्रास को घटाने से उत्पाद प्राप्त उत्पाद से है। ठीक है, जैसे इसमें नीचे लिखा भी है, देखिए एनडीपी बराबर क्या है, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिशिएशन। जब हम जीडीपी में से डेप्रिशिएशन हटा देते हैं तो हमें एनडीपी मिलता है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कि एनडीपी बराबर क्या है, जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास यानी कि डेप्रिशिएशन। अब नेक्स्ट जो हमें टर्म पढ़ना है वो है सकल घरेल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद था, उसे हम जीडीपी कहते थे। ये है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसे हम लोग जीएनपी कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जब किसी देश की जीएनपी में अपने देश में उत्पादन करने वाले विदेशियों की आय घटा दी जाए और देश के बाहर उत्पादन करने वाले भारतीयों की आय जोड़ दी जाए तो जीएनपी बनता है। कहने का मतलब है कि हमारे देश में जितने भी विदेशी रह रहे हैं, वो जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और उनकी जो भी आय हो रही है, ठीक है, उस आय को हम लोग घटा दें, और जो भी भारतीय विदेशों में कमा रहे हैं, ठीक है, उनकी आय को हम जोड़ दें, तो हमें क्या मिलता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिलता है। यानी कि जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम। यहाँ पर एक्स क्या है, तो विदेशों में उत्पादन करने वाले भारतीयों की आय जो है वो एक्स है यहाँ पर, उसे हम जोड़ रहे हैं, और भारत में उत्पादन करने वाले विदेशियों की आय को हम यहाँ पर घटा दे रहे हैं। ठीक है, तो माइनस एम है। याद रखना कि जब भी किसी देश की जीडीपी में अपने देश में उत्पादन करने वाले विदेशियों की आय हम घटा दें और देश के बाहर उत्पादन करने वाले भारतीयों की आय जोड़ दें तो जीएनपी बनता है। फिर नेक्स्ट है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जैसे हम लोग एनएनपी कहते हैं। जीएनपी में से मूल्य ह्रास को घटाकर एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, तो एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा, जीएनपी जो भी हमने निकाला उसमें से हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, या मूल्य ह्रास को माइनस कर दे रहे हैं, तो हमें मिल रहा है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनएनपी। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं, एनएनपी को नेशनल इनकम भी कहा जाता है, राष्ट्रीय आय भी कहा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बंद अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहाँ पर आयात व निर्यात नहीं होता, बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे ब्राज़ील वगैरह जो है, ये बंद अर्थव्यवस्था के देश कहलाते हैं। यहाँ पे क्या आयात और निर्यात नहीं होता है। ठीक है ना, आप दूसरी देश से कुछ मंगा सकते हैं ना, आप भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये बंद अर्थव्यवस्था है। दूसरी आपकी खुली अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जिसमें आयात व निर्यात होता है, खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत हो जाएगा आपका, अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आयात निर्यात दोनों चीज़ें होती हैं, तो ये खुली अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। ठीक है, तो अंतर पता चल गया। बंद अर्थव्यवस्था में क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों नहीं होता, आयात निर्यात नहीं होता, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी। और जहाँ पर आयात निर्यात दोनों होता है वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था समझाइए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था को 3 भागों में और बांटा गया है। एक तो पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी और तीसरी मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की। इसमें वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के साधनों पर बाजार का नियंत्रण होता है। ठीक है, जहाँ पे भी वस्तुओं का जो प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, उनके उत्पादन में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में, हर चीज़ पे क्या है कि मार्केट का ही नियंत्रण हो, मार्केट का ही कंट्रोल हो कि कैसे कितना उत्पादन करना है, कितना नहीं करना है। ठीक है, सब कुछ किस पे डिपेंड हो, मार्केट पे डिपेंड हो, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे आपके अमेरिका में है,
ठीक है? तो ऐसी जगह पर ऑस्ट्रेलिया में है आपकी, तो ऐसी जगह पे क्या होता है, ये पूँजीवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या है कि वस्तुओं सेवाओं पे पूरा-पूरा कंट्रोल किसका है? सिर्फ़ मार्केट का है, ठीक है? गवर्नमेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं होता। फिर दूसरी अर्थव्यवस्था है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आर्थिक संसाधनों पर बाज़ार का पूर्ण नियंत्रण रहता है। सरकार ही माँग एवं पूर्ति निर्धारित करती है। इससे सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है, जैसे यूएसएसआर। ठीक है, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इसमें क्या है कि बाज़ार का नियंत्रण नहीं होता है, यहाँ पे गलत लिख गया। इसमें आर्थिक संसाधनों पे क्या है कि बाज़ार का पूर्ण नियंत्रण नहीं रहता है, इसमें पूरा नियंत्रण रहता है गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट ही हर चीज़ कंट्रोल करती है, कितनी मार्केट में चीज़ आएगी, कितनी नहीं आएगी। ठीक है, कितना प्रोडक्शन होना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन होना है, क्या कैसे होना है, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सरकार ही क्या करती है? माँग एवं पूर्ति निर्धारित करती है कि कितनी डिमांड रहेगी मार्केट में, कितनी सप्लाई रहेगी चीज़ों की, ये सब कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। और इसमें क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व रहता है। ठीक है, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र है, जो भी गवर्नमेंट के अंडर में चीज़ें होती हैं, उसका सबसे ज़्यादा प्रभुत्व रहता है। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम्पल यूएसएसआर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि अपना रसिया वगैरह है, तो रसिया जो है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था का देश है। ठीक है, याद रखना। फिर जो तीसरी अर्थव्यवस्था का टाइप है वो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। 2016 में इसके बारे में पूछा भी गया है। इसमें क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व पाया जाता है। जैसे भारत में जो अर्थव्यवस्था पाई जाती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कैसा है एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, इसमें क्या है कि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का क्या है सह-अस्तित्व पाया जाता है, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, पूँजीवादी में क्या है कि पूरा कंट्रोल किसका होगा? मार्केट का कंट्रोल होगा। सब कुछ मार्केट पे डिपेंड करेगा, कितना प्रोडक्शन होना है, कितना नहीं होना है, ठीक है? पूरी तरीके से मार्केट पे कंट्रोल है, वो अमेरिका में पाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, मार्केट का ज़ीरो रोल होता है यहाँ पर, ठीक है? और यही सब कुछ माँग और पूर्ति नियंत्रित करती है। तो इसमें कौन-सी गवर्नमेंट आ जाएगी? इसमें रसिया आ जाता है, रसिया में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। फिर आती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों का अस्तित्व पाया जाता है, ठीक है? सह-अस्तित्व पाया जाता है, दोनों मिल-जुल कर काम करते हैं। तो ये कहलाती है आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था और ये आपकी भारत में पाई जाती है। फिर क्वेश्चन बनता है कि विकसित व विकासशील अर्थव्यवस्था को समझाइए। ठीक है, विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था को समझाना है आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विकसित अर्थव्यवस्था की। जिस अर्थव्यवस्था ने विकास के उच्चतम मानक को प्राप्त कर लिया है तथा लोग उच्च स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है? तो ऐसी अर्थव्यवस्था इसने क्या किया कि विकास का जितना भी डेवलपमेंट हो सकता है, उसका जो उच्चतम मानक निर्धारित किया गया, उसे उसने प्राप्त कर लिया है और यहाँ पर लोग इस अर्थव्यवस्था में लोग जो है उच्च स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ठीक है? तो वो विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे अमेरिका है, जापान, तो ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या है कि सभी के पास कार देखने को मिल जाएगी, खुद का घर देखने को मिल जाएगा, गरीब बहुत कम लेंगे देखने को मिलेंगे आपको भीख माँगते हुए, ठीक है? तो ऐसे होते हैं वो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्या है कि जो गरीब से गरीब होगा उसके पास भी आपको कार देखने को मिल जाएगी, लेकिन विकासशील में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो अमीर होते हैं उनके पास कार देखने को मिलती है। फिर आता है दूसरा आपका विकासशील अर्थव्यवस्था। यह विकास की ओर अग्रसर है, यह उन अर्थव्यवस्थाओं को सूचित करती है जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत हैं। ठीक है, मतलब विकासशील अर्थव्यवस्था में वो देश आ जाते हैं, जो पहले क्या था कि इतने विकसित नहीं थे, लेकिन धीरे-धीरे वो विकास कर रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो वो विकासशील विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो वही कहा गया कि इस विकास की ओर अग्रसर है, यह उन अर्थव्यवस्थाओं को सूचित करता है जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था से उच्च विकास की ओर प्रयासरत हैं। ठीक है, पहले ये पिछड़ी अर्थव्यवस्था में आते थे, लेकिन अब क्या है कि धीरे-धीरे विकास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे भारत है, भारत किसमें आता है? तो विकासशील अर्थव्यवस्था में आता है, कि पहले तो पिछड़े में आता था ये, गरीब थे ज़्यादातर लोग, 80% सिर्फ कृषि पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब क्या है कि धीरे-धीरे उच्च विकास की ओर ये प्रयासरत है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसे भी अच्छे से देख लेते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं। तो पहला है कि कृषि पर निर्भरता, सबसे ज़्यादा भारत में किस पे निर्भर है हम लोग? तो कृषि पर निर्भर है। भारत की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। कृषि की कुल राष्ट्रीय आय में 30% का योगदान है, ठीक है? जो हम जीडीपी निकालते हैं, तो उसमें क्या है कि 30% या राष्ट्रीय इनकम जो निकालते हैं हम लोग, नेशनल इनकम निकालते हैं, उसमें 30% योगदान किसका होता है? वो कृषि का होता है। विकसित देशों में राष्ट्रीय आय का योगदान 2 से 4% है। वर्षा कृषि के लिए जल का प्रमुख स्रोत है। अधिकांश क्षेत्रों में पुरानी तकनीक से कृषि की जाती है। ठीक है, तो कृषि पर निर्भरता में आपको क्या याद रखना है कि भारत की लगभग क्या है कि 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। कृषि का कुल राष्ट्रीय आय में कितना परसेंट है? तो 30% योगदान है राष्ट्रीय आय में, ठीक है, नेशनल इनकम में। राष्ट्रीय आय में योगदान जो है 2 से 4% होता है, ठीक है, विकसित देश जो होते हैं। जबकि विकासशील देशों में क्या है कि 70-30% तक योगदान हो जाता है, क्योंकि विकसित देश हैं वो कृषि कम करते हैं, वो और चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड है, इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, तो वहाँ पे प्रतिशत जो होता है वो कम देखने को मिलता है। वर्षा जो होती है वो कृषि के लिए महत्वपूर्ण जल का स्रोत होती है, जैसे भारत में अगर वर्षा नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पर, ठीक है? और ये जो परसेंटेज है 30% बहुत कम हो जाएगा इससे, ठीक है, अगर बारिश नहीं होगी यहाँ पे तो। तो अधिकांश क्षेत्रों में अभी भी क्या है कि भारत में पुरानी तकनीक है उससे कृषि की जा रही है, ठीक है, खेती की जा रही है। दूसरी विशेषता है आपकी तकनीकी पिछड़ापन। भारतीय अर्थव्यवस्था में
सभी उद्योगों में उत्पादन की पुरानी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अनुसंधान व विकास पर कम व्यय किया जाता है। उन्नत तकनीक का प्रयोग केवल कुछ उद्योगों में किया जाता है। ठीक है, अभी भी हम लोग क्या है कि पिछड़ी जो तकनीक है उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। हम लोग तकनीकी रूप से काफ़ी पिछड़े हैं। ठीक है, जो पुरानी तकनीकी उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये विशेषता हो जाएगी। तीसरी, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ, कि अभी भी क्या है कि उतनी बुनियादी सुविधाएँ हमें प्राप्त नहीं हो रही हैं, जैसे ऊर्जा है, परिवहन है, संचार है। ये सारी सुविधाएँ जो होती हैं वो अभी उच्च स्तर पे हमें प्राप्त नहीं हो पा रही। ठीक है, तो ये भी क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अभी विकासशील में इसका एक रीज़न है ये। ठीक है, हम विकसित में क्यों नहीं पहुँच पाए। फिर है कि निम्न आय के स्तर, भारत ने प्रति व्यक्ति आय कम है। अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय निकालें अमेरिका की कंपैरिज़न में या किसी और देश के कंपैरिज़न में तो काफ़ी कम है। आय का यह स्तर उपभोग व रहन-सहन के निम्न स्तर को दर्शाता है। तो ये दिखाता है कि हम कैसे उपभोग कर रहे हैं चीज़ों का, कैसा रहन-सहन है हमारा। ठीक है, भारत में उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, तो भारत में क्या है कि जैसे-जैसे उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो वैसे-वैसे क्या है कि जनसंख्या में भी तीव्र वृद्धि हो रही है, इसलिए उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भारतीय की औसत वार्षिक आय जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, और भी काफ़ी असमानताएँ हैं, अमीर अमीर है, गरीब गरीब हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्या है कि निम्न स्तर आय का स्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या में ऊँची वृद्धि दर। भारत की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। 1951 में विकास की प्रक्रिया जब शुरू हुई, तब मृत्यु दर जो है उसमें तेज़ी से कमी आई। जनसंख्या की ऊँची वृद्धि दर जो है, उससे संसाधनों पे ज़्यादातर प्रेशर पड़ा और क्या हुआ कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की तुलना में प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफ़ी कम है। ठीक है, राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय जो कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। ठीक है, जनसंख्या क्या होता है कि हम क्या करते हैं, टोटल जितने भी लोग हैं उनकी आय रखते हैं और बटे में क्या रखते हैं? जनसंख्या रहेगी। ठीक है, मतलब प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम होती जाएगी। फिर है कि पूँजी में कमी। भारत में आय का स्तर कम होने से बचत में कमी होती है, जिससे पूँजी निर्माण की दर भी कम होती है। पूँजी की कमी से अन्य संसाधनों जैसे श्रम, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जो है पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार है, लेकिन पूँजी के अभाव में इनका प्रयोग नहीं हो पाता। ठीक है, तो पूँजी की भी कमी है, रुपए की काफ़ी कमी है, डॉलर के मुकाबले भी जो रुपए की वैल्यू है वो कम होती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, आय जो है निम्न आय का स्तर है काफ़ी कम है। राष्ट्रीय आय अगर देखें, राष्ट्रीय आय जो निकालते हैं, जनसंख्या बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय जो होती है उससे प्रति व्यक्ति आय जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएँ जैसे चिकित्सा हो गई, पढ़ाई हो गई, शिक्षा हो गई, इन सभी पे बहुत कम खर्च किया जाता है। तो ये भी एक रीज़न है कि हम लोग अभी भी विकासशील की श्रेणी में विकसित में नहीं हो पा रहे हैं। तकनीकी पिछड़ापन हो जाता है कि हम लोग तकनीकी रूप से इतने पिछड़े हुए हैं कि हम विकास की ओर बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, विकसित की श्रेणी में आ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और कृषि पे हम ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और चीज़ों पे कम डिपेंड रहते हैं। इसलिए भी क्या है कि हम लोग पिछड़े की श्रेणी में आ रहे हैं, या हम कैसे विकासशील की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, विकसित की श्रेणी में नहीं आ पाते। तो आपको इन पॉइंट्स को याद रखना है। अगर भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखने को कहें तो पॉइंट्स याद रख लेना। कृषि पर निर्भरता, तकनीकी पिछड़ापन, अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, निम्न आय का स्तर, जनसंख्या की ऊंची वृद्धि दर और पूंजी की कमी। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।